जिया हो बिहार के लाला। ये सॉन्ग है अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का और इसमें दिखाया गया है शहर वासेपुर, जो झारखंड के धनबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा है। जब धनबाद से वासेपुर के लिए निकलते हैं तो आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि 8 बजे के बाद वहां मत जाइएगा। यहाँ तक कि खुद वहां के लोग भी 8 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। एक तो रात के अंधेरे में चारों तरफ पसरा सन्नाटा और दूसरे तरफ कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें। अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है ये। वहीं ये अजीबो गरीब हालात आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे कि वहाँ ऐसा क्या है। भले ही फिल्म में काफी कुछ दिखाया गया हो, लेकिन बहुत कुछ अब भी बाकी है। उसी बहुत कुछ को जानने के लिए चलिए हम चलते हैं वासेपुर। ये है धनबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा वासेपुर। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। साल 2012 में जब अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो तमाम ऐसे डायलॉग देश भर में लोगों की जुबान पर चढ़ गए। वासेपुर और उसके किरदार सबके लिए जाना पहचाना नाम बन गए। खैर, मनोज वाजपेयी तो पहले से ही फेमस थे, लेकिन फिल्म के दूसरे कलाकार जैसे कि पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अहलावत, रीचा चड्ढा, हुमा कुरैशी को भी जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। प्रोड्यूसर्स ने अच्छे पैसे कमाए, डायरेक्टर अनुराग कश्यप की धाक जम गई। फिल्म की टीम ने ढेरों अवार्ड जीते, यानी सबकी झोली भर गई। लेकिन नुकसान हुआ तो बस वासेपुर का। धनबाद जिले के इस छोटे से कस्बे पर दाग तो पहले से ही थे, जो फिल्म के आने के बाद और गहरे हो गए, जिसका खामियाजा लोग आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर धनबाद की पूरी कहानी नहीं। 2012 में फिल्म रिलीज होने के बाद एक इंटरव्यू में खुद फिल्म के राइटर जिशान ने भी ये बात कही थी कि फिल्म में महज 80% ही हकीकत है, बाकी उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। वही बचा हुआ 20% आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिस पर अनुराग कश्यप की नजर नहीं पड़ी। दरअसल दोस्तों, ये कहानी हमें सीनियर राइटर लेट रमणिका गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी आप खुदरी में मिलती है। वो लेखिका होने के साथ साथ सोशल वर्कर, सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स जैसे कई सेक्टर से भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने धनबाद की जड़ों में पनपने वाले डर, भूख, भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनीतिक गिद्धों को अपनी नजरों से देखा। असल में उन्होंने धनबाद को जिया है। रमणिका कहती है कि धनबाद मजदूरों और मालिकों की नगरी रही है, जो गरीब अमीरी के मापदंड को तोड़ती है, माफिया और पहलवानों के आतंक को झेलती है और भ्रष्टाचार के तराजू में सबसे भारी थी। सियासत के बड़े बड़े शूरमाओं के अट्रैक्शन का सेंटर था धनबाद। रमणिका के अकॉर्डिंग धनबाद में इतना पैसा था कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने और बनाने का ठेका लिया जाता था। वो भी उस वक्त जब बिहार अखंड था, यानी तब उड़ीसा और झारखंड भी इसी का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ खूब पैंतरेबाजी होती थी। मंत्रियों, नेताओं और ठेकेदारों के लिए धनबाद एक शहर नहीं, बल्कि उनके बैंक खाते का बैलेंस रहा। वहीं धनबाद में गॉडफादरों की भी कमी नहीं रही। इस शहर के सबसे बड़े गॉडफादर थे मजदूर नेता बीपी सिन्हा। बीपी सिन्हा मजदूर विंग INTUC इंटक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और कोलियारी लेबर संघ के अध्यक्ष थे। ऐसे में उनके दुश्मन होना तो लाजमी है। सारी नौकरशाही इन गॉडफादरों की ही गुलाम थी। धनबाद में कोयले का अट्रैक्शन ही ऐसा था जहां हजारों की तादाद में दलाल थे। नौकरशाहों की एक बड़ी फौज थी और इन सबको साथ लेकर चलने के लिए थे गॉडफादर। मजदूर और मजदूर के छोटे बड़े नेता बीपी सिन्हा की चापलूसी करते थे। मजदूर तो मानो इनकी जागीर हो, मालिकों का नुकसान न हो, इसीलिए बहलाने के लिए उन्हें भी कुछ न कुछ दे दिया जाता। धनबाद में नेताओं, अफसरों और दलालों की तिकड़ी काम करती थी। मजदूरों की गरीबी पर ये दिनों दिन अमीर हो रहे थे। रुतबा इतना बढ़ रहा था, कभी कभी कोई चालाक अफसर 2 गुटों को लड़वा भी देते थे। किसका ट्रांसफर, पोस्टिंग और किसका प्रमोशन करना है, सबके पैरवीकार यही गॉडफादर थे। दरअसल धनबाद के गॉडफादर बीपी सिन्हा और उनके चेले चपाटे पटना के एजेंट थे, क्योंकि पटना सत्ता का मेन सेंटर था। उन दिनों धनबाद में कोई भी अफसर आता, खासकर लेबर डिपार्टमेंट से, तो उसे बीपी सिन्हा के यहाँ हाजिरी देनी ही होती थी। बीपी सिन्हा के यहाँ एक डिनर रखा जाता,
जहां कॉकटेल पार्टी होती। इस पार्टी में कोलियारी के मालिक भी शामिल होते, जहां नए अफसरों को खास इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि कोलियारी के मालिकों से कैसे पेश आना है। यहीं पर यह भी डिसाइड किया जाता था कि नए अफसर को मजदूरों के हकों के लिए कितना और किस हद तक बोलना है। आसान शब्दों में कहें तो लिमिट तय की जाती थी कि आप इस लिमिट तक की ताका झांकी कर सकते हैं। चंदे के लिए भी पटना से बड़े बड़े नेता इन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाते थे, क्योंकि कोलियारियों के मालिक गॉडफादर बीपी सिन्हा के पास ही पैसे जमा करते थे, जिसमें वो कुछ पैसे अपने पास रखते और बाकी को पटना के नेताओं की तरफ खिसका लेते। बीपी सिन्हा का खौफ ऐसा था कि जो वे एक बार एग्रीमेंट कर देते उसे मजदूरों, मालिकों, ठेकेदारों और यहाँ तक कि सरकारी लेबर मशीनरी तक को मानना पड़ता था, नहीं तो उन्हें रास्ते से हटाने में जरा भी देर नहीं लगती थी। मतलब काम तमाम। हालांकि 1960 में जब रमणिका गुप्ता धनबाद पहुंची, तब के बाद से उनकी ताकत कुछ कम सी होने लगी। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री केबी सहाय के बाद तो सरकारें भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनने लगी। दरअसल पार्टी से अनसेटिस्फाइड नेता कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़कर विरोधी दलों में शामिल होने लगे, और इसका रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस सरकार में 5 साल में दो बार सीएम बदलने लगे। ऐसी सियासत में पूरी तरह इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। एक तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही परेशान थी, दूसरी तरफ धनबाद भी इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी को रिपोर्ट मिलती है कि धनबाद की कोयले के पैसे से बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने और बनाने का काम कर रहा है, और अब दूसरे दल भी इसका फायदा उठाने लगे। दरअसल दूसरे सियासी दलों ने भी धनबाद के खजाने से हिस्सा लेकर सरकार को बनाने और गिराने का काम शुरू कर दिया। अब केंद्र के लिए इस गवर्नमेंट सबवर्सिव सेंटर यानी धनबाद के नेक्सस को तोड़ना जरूरी हो गया था। खैर, सरकार की परेशानी की एक और वजह थी। दरअसल खदान मालिक कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऊपर की परतों से कोयला निकाल लेते थे, नीचे बची हुई परतों को ओवरबर्डन से ढक देते थे। यहाँ तक अंडरग्राउंड खदानों को आग से बचाने या पानी भरने से रोकने के बजाय खदान मालिक एक नया मुहाना खोल लेते थे। खदानों की कटाई वर्टिकल होती थी और अंडरग्राउंड खदानों को बिना बालू भरे छोड़ दिया जाता था, महज कागजों में ही रेत ढोया जाता। लेकिन जब केंद्र सरकार को स्टील कारखानों के लिए कोयलों की जरूरत पड़ी, तो उसने 1970 में कोकिंग कोल वाले खदानों का गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, जिसमें धनबाद की सारी और बंगाल की ज्यादातर खदानें सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। ऐसे में धनबाद में बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बने। सरकार के इस कदम से इंटक और बीपी सिन्हा गुट हैरान रह गया। उनके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी सारी कमाई कोलियरी मालिकों से होती थी। ऐसे में सारे मजदूर, लीडर, लठैत, पहलवान कोलियरियों के स्टाफ बन गए और असली मजदूरों को खदेड़ दिया गया। भ्रष्टाचार के दम पर नए नए लोगों को पैसे लेकर काम पर रखा गया। इस वजह से स्थानीय मजदूरों और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और मजदूर दो खेमों में बंट गए, एक आउटसाइडर और एक लोकल। अब इंटक की कोलियारी लेबर संघ और बिहार कोलियरी मजदूर सभा में हिंसक झड़प शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ धनबाद में एके राय की यूनियन अपना पांव पसार चुकी थी। इसी दौरान शिबू सोरेन, जो छोटा नागपुर के उभरते आदिवासी नेता थे, उन्होंने अलग राज्य यानी झारखंड की मांग कर दी। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपना डाला और स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया। ऐसे में धनबाद के गॉडफादर कमजोर होते चले गए। जनता के सामने भरे मंच पर अब एक दूसरे में मारपीट होने लगी। रमणिका गुप्ता बताती है कि एक बार कतरांस इंटक की सभा चल रही थी, जिसमें कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष बीपी सिन्हा, महासचिव विंदेश्वरी दुबे और एग्जीक्यूटिव मेंबर सूर्यदेव सिंह मंच पर मौजूद थे। तभी उनमें अचानक मंच पर ही हाथापाई शुरू हुई। सूर्यदेव सिंह ने बीपी सिन्हा का कॉलर पकड़ लिया और विंदेश्वरी दुबे चुपचाप देखते रहे। इस घटना के बाद लेखिका रमणिका गुप्ता खुद बीपी सिन्हा के सपोर्ट में 10,000 मजदूरों को लेकर हजारीबाग से धनबाद पहुंची। दरअसल उन दिनों वो इंटक की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। बाद में सूर्यदेव सिंह जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बन गए और बीपी सिन्हा की हत्या हो गई, जिसका आरोप सूर्यदेव पर लगा। रमणिका कहती है कि उन्होंने कई बार बीपी सिन्हा को वार्न भी किया कि सूर्यदेव सिंह से बचकर रहे, वो बेहद खतरनाक है, लेकिन बीपी सिन्हा इस बात पर हंस देते थे। उन दिनों सूर्यदेव सिंह बीपी सिन्हा के घर आते जाते भी खूब थे।
आखिर तक सिन्हा की पकड़ अपने कार्यकर्ताओं पर भी ढीली होती चली गई और एक दिन उनकी हत्या हो गई। इन सब का असर वासेपुर पर भी खूब पड़ा। एक तो वो पहले से ही बदनाम था, बची कुची कसर धनबाद ने पूरी कर दी। झारखंड की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर स्थित इस कस्बे को भले ही लोगों ने फिल्म के बाद जाना हो, लेकिन इसकी सब कहानियों के साथ साथ धनबाद में एक और कहानी भी चल रही थी। वो थी दो माफियाओं की, फहीम खान और साबिर आलम, जिनके बीच लोहे के कबाड़ के कारोबार को लेकर सालों तक खूनी खेल चलता रहा और दोनों की इस जंग में पिस रहा था वासेपुर, जहां कट्टा बम चलना आए दिन की बात हो। फहीम खान अभी जमशेदपुर की गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं साबिर आलम को कई साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली तो वो फरार हो गया। फिलहाल वो 8 साल से फरार है। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी में इसे 3 खानदानों के बीच बदले की जंग के तौर पर दिखाया गया है। इसमें तीसरा है सूरज देव सिंह यानी कोल माफिया। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सिंह मैंशन की धाक अब भी धनबाद में है। इन्हीं सूरज देव सिंह से प्रेरित होकर गैंग्स ऑफ वासेपुर के लेखक जिशान कादरी ने रामाधीर सिंह का किरदार तैयार किया, जिसमें तिग्मांशु धुलिया ने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से अमर कर दिया था। फिल्म के राइटर जिशान वासेपुर में ही पैदा हुए और पले बढ़े। उन्होंने वासेपुर से ही किरदार उठाए और एक धमाकेदार कहानी लिखी। उसे लेकर वो पहुंचे अनुराग कश्यप के पास। अनुराग को इस कहानी ने हैरत में डाल दिया। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या सच में ये सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। आखिरकार अनुराग की रिसर्च टीम वासे पर पहुंची, तब जाकर उन्हें कहानी पर यकीन हुआ। डायरेक्टर ने इस बदले की लड़ाई को पर्दे पर बखूबी उतारा, जिसकी आग में वासेपुर आज भी जल रहा है। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है 2019 की वो घटना, जब वासेपुर के एक लड़के को अपनी 11वीं की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए था और उसकी ये तलाश पूरी हुई पास के निरसा शहर में जाकर। उसने सोचा था नए स्कूल में नए दोस्त बनेंगे, लेकिन जब क्लास के लड़के लड़कियों को पता चला कि वो वासेपुर का है तो सभी ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ये अकेले उसकी कहानी नहीं, वासेपुर के न जाने कितने लड़के लड़कियों को यही कुछ झेलना पड़ता है। शादी के लिए ढंग का रिश्ता तक नहीं मिलता। स्विगी और जोमेटो वासेपुर में खाना नहीं पहुंचाते। बैंक यहाँ के लोगों को कर्ज देने से कतराता है। उनके साथ अछूतों जैसा सलूक होता है, जिससे तंग आकर बहुत से परिवारों ने अपने पुरखों की जमीन का मोह तक छोड़ दिया और दूसरी जगह बस गए। हालांकि अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से बात करें तो जिस धनबाद जिले में वासेपुर पड़ता है वह अपराध अब काफी कम है। देश के बड़े बड़े शहरों से भी कम, लेकिन वासेपुर पर लगा दाग हल्का नहीं पड़ रहा। बैंक लोगों के लोन मंजूर करने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं हमारे कार्ड पर वासेपुर का पता देखते ही वो लोग मना कर दिया। हालांकि बैंक ऑफिशियली तो ये नहीं मानते कि वे वासेपुर लोगों के साथ कोई अलग सलूक करते हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग कहानी पेश करती हैं। उनका कहना है कि वासेपुर को बैंकों ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। वो अलग बात है कि ये डिक्लेयर नहीं किया गया। असली दर्द तो उन लोगों ने झेला है जिनके परिवार कई कई पीढ़ियों से वासेपुर में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने साल बीतने के बाद भी हालात ऐसे के ऐसे हैं। आज भी उन्हें स्कूल कॉलेज में बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। वजह है उनका वासेपुर में रहना। वासेपुर को लोग तो कभी अच्छी नजर से देखते ही नहीं। एक वक्त तो ऐसा आया था जब लोग इसे छोटा पाकिस्तान कहने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को वहां जाने से रोकते थे। अगर कोई वासेपुर का रास्ता भी पूछ लेता तो सनसनी फैल जाती थी। वहीं अनुराग कश्यप की फिल्म ने तो वहां के लोगों के लिए मुसीबत और भी बढ़ा दी। हालांकि वासेपुर की इस छवि बदलने के लिए कई सोशल इंस्टीट्यूशंस ने बीड़ा उठाया है, जो लोगों को रोजगार दिलाकर उसे बाकी इलाकों के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में खुद अनुराग कश्यप क्या कहते हैं, ये जानने से पहले आते हैं फिल्म के एक और डायलॉग पर, जो ऐसे हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। इस डायलॉग को आपने फिल्म के 11 साल बाद भी नहीं भूला होगा। तो भला वासेपुर की बदनामी कैसे इतनी जल्दी भुला दी जाएगी? वासेपुर के एक बुजुर्ग की माने तो यहाँ माफिया राज हमेशा से था। आए दिन अपराध होते थे। इनके बारे में सबके सामने बात करना आपकी जान को जोखिम में डाल सकता था। लेकिन फिल्म आने के बाद जिंदगी एक अलग ढंग से दुश्वार हो गई। दूसरी जगहों पर रहने वाले करीबियों और रिश्तेदारों ने आना जाना लगभग छोड़ ही दिया। कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ये तो थी धनबाद के वासेपुर की कहानी। अब जानते हैं इस बारे में खुद अनुराग कश्यप क्या कहते हैं।
अनुराग कश्यप कहते हैं कि फिल्म बनाते समय मेरे ख्याल में भी नहीं था कि आगे चलकर कुछ ऐसा हो सकता है। हम तो बस एक अच्छी कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहे थे। छोटे बजट में बनी ये फिल्म इतनी लार्जर देन लाइफ हो जाएगी ये हमने सोचा भी नहीं था, सपने में भी। और इस फिल्म का लोगों के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर होगा ये तो मेरे या फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। अब इस फिल्म को अनडू तो नहीं किया जा सकता, पर मैं वासेपुर के लोगों से माफी मांगता हूँ। अभी भी 2 लाख की आबादी वाले वासेपुर कस्बे के बहुत से लोग अनुराग कश्यप से नाराज हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म के कारण ही उनकी जिंदगी इतनी दुश्वार हुई। वासेपुर में हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी की नींव यहाँ की कुछ सच्ची घटनाओं पर रखी गई है, पर अपनी ओर से काफी मिर्च मसाला मिलाया गया है। उनकी शिकायत यह है कि कहीं भी कोई गैंग वॉर हो तो मीडिया अपनी स्टोरी में गैंग्स ऑफ वासेपुर को खींच लाती है। वो लोगों के जहन से वासेपुर की हिंसक तस्वीर निकलने ही नहीं देती। खैर, वासेपुर को इंतजार है उस दिन का जब उनके शहर पर लगे दाग धुल जाएंगे। वहीं वासेपुर के ही रहने वाले अबू इमरान, जो झारखंड में IAS अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि अगर वासेपुर पर लगा बदनामी का दाग छुड़ाना है तो वहां के लोगों को खुद जागरूक होना होगा। अगर किसी के साथ सिर्फ इसलिए नाइंसाफी हो रही है कि वो वासेपुर का रहने वाला है तो सभी को मिलकर विरोध करना होगा। जरूरत पड़ने पर नाइंसाफी करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाने होंगे। दोस्तों, क्या IAS अबू इमरान की बात सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।